नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों एवं प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर भारत देश के सभी लोगों के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मीन्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एसओ और एएसओ जैसे पोस्टों पर, जो कि 444 वैकेंसियां हैं। मीन्स इसका 444 इतनी वैकेंसियों पर आप अगर देखो तो नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है फ्रॉम द साइड ऑफ CSIR, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत देश की सरकार का ये एक रिसर्च सेंटर आप इसको कह सकते हो। आप इसको अनुसंधान परिषद भी कह सकते हो। यानी यहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है ये। मतलब अगर ये जानना चाह रहे हो कि किस मिनिस्ट्री में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन्स इसका ये है कि जो आपका साइंस का मंत्रालय है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का मीन्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये आपका CSIR आता है। ये रिसर्च सेंटर जो है वो इसके अंदर आता है। तो आपको बता दूं, CSIR द्वारा 444 इतनी वैकेंसियां रिलीज करी हैं नोटिफिकेशन के साथ जॉब आप सभी के लिए। अभी ये जो पोस्टों के नाम मैं बता रहा हूँ, ASO और SO, इन पोस्टों का नाम क्या है एक्चुअल में, क्या क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी क्या मिलेगी, क्या काम रहेगा आपका, और इसके अलावा फॉर्म का फीस क्या होगा या नहीं होगा, फॉर्म के डेट्स क्या होंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। जो लोग भी भारत देश से स्पेशली कहीं भी रह रहे हो या भारत देश की नागरिकता रखते हो, स्पेशली इंडियन सिटीजनशिप जिनके पास भी हो, वो सभी लोग इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। भारत में कहीं भी दोस्तों, कहीं भी, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में आप कहीं भी रह रहे हो, आप सभी लोग इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं भी रह रहे हो लेकिन अगर नेशनैलिटी रखते हो भारत देश की, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जिसके पास नहीं है, मैं उनको यही कहूँगा, सबसे पहले आप नेशनैलिटी अप्लाई करके ले लो, जिससे कि अगर आपको भारत देश की नेशनैलिटी मिल जाती है या फिर नागरिकता, तो ऐसे में लोगों के पास ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो सभी लोग आगे आने वाली पूरे इंडिया कंट्री में जॉब्स ले सकते हैं। तो अब आपको बता दूं, यानी आपकी जॉब तो गवर्नमेंट होगी। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में, न्यूज़ एंड इवेंट्स वाले सेक्शन में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जिनको वहाँ नहीं मिलता वो क्या करेंगे, वो थोड़ा अगर नीचे आते हैं तो उनको करियर एंड अपॉर्चुनिटीज़ करके ऑप्शन है, और इसमें अगर आप जाते हो तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको ये चीज़ दे दी है। ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसको बोल रहे हैं केस 2023। केस मतलब हो जाता है कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन। मीन्स ये है इसका, यहाँ पर अलग अलग सर्विसेज रहेंगे, यानी 2 पोस्ट आपको बताया उनमें रहेगा। इस एग्ज़ाम को केस बोला जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में। फुल फॉर्म आपको मैंने यहाँ बता दी है। यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर और इसके अलावा यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रहेंगे। अब अगर बात करें वैकेंसियों की, 444 रहेंगी। फॉर्म की डेट्स की बात कर लेते हैं भाई। फॉर्म अभी आपके करंटली चालू है और ये आपके ऑनलाइन में भरे जा रहे हैं। आप फीस पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और UPI जैसे गेटवे या फिर ऑप्शन से होंगी, और इसमें आपको ऑनलाइन फीस पे करनी होगी, ऑनलाइन ही सबमिट होगा। आज के शाम के 5 बजे, कल के शाम के 5 बजे से फॉर्म चालू हो गए थे, और इसमें इन्होंने बोला है कि 12 जनवरी तक आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं, जो लोग फीस भरने में बाई चांस लेट हो जाते हैं तो उनको 2 दिन और एक्स्ट्रा दिए गए। मतलब आप 13 और 14 जनवरी को भी फीस पेमेंट कर सकते हो, जो लोग 12 तक नहीं कर पाते। टेंटेटिव डेट्स एग्ज़ाम की बता दूं, पहला इसमें स्टेज 1 एग्ज़ाम फरवरी में होगा। सेकंड स्टेज एग्ज़ाम इन्होंने बताया नहीं है। सेकंड स्टेज आप मान के चलो कि ये मार्च या फिर
अप्रैल में रहेगा। मतलब कि अभी ये टेंटेटिव्स हैं, मीन्स ये है कि इन दिनों हो सकता है कि इस महीने में नहीं तो इसके आगे पीछे भी हो सकता है। मेनली अगर आपको जो ये डेट्स दे रहे हैं इसके आगे ही जाएंगी, पहले इसके नहीं होंगी। मतलब कि इसका फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम फेबररी मंथ में, सेकंड स्टेज एग्ज़ाम का कुछ यहाँ नहीं बताया गया है। आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये फॉर्म सभी लोग भर लेना इस डेट तक, और फीस की पेमेंट के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, फॉर्म के लिए नहीं। ये सबको ध्यान रखने होंगे। CSIR है क्या? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है ये 1942 में बना दिया गया था, एक ऑटोनोमस बॉडी अंडर द एजीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत सरकार द्वारा इसको बनाया गया 1942 में। ये जो है इट इज़ नेशंस प्रीमियर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ अ डायनामिक नेटवर्क ऑफ, इनके जो है 36 नेशनल लेबोरेटरीज हैं और उन 59 आउटरीच सेंटर्स हैं और एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है एंड 3 यूनिट्स विद अ पैन इंडिया प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री। ये मतलब पूरे आप देखोगे ना इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर इनकी 36 अलग अलग लेबोरेटरी मिल जाएंगी CSIR की, और 39 यानी 39 आउटरीच सेंटर्स हैं, एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और 3 इनकी जो है यूनिट्स हैं और एक्स्ट्रा। ये पूरे पैन इंडिया में है। पैन इंडिया मीन्स ये है कि पूरे देश में है। तो आप इसके बारे में देख सकते हो। बेसिकली इनका काम जो है साइंटिफिक, मतलब कि साइंस से जुड़े हुए और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए रिसर्च करने का एक सेंटर है। आप रिसर्च सेंटर इसको कह सकते हो। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो इसके बारे में और चीज़ें। और हाँ, तो यहाँ पर सभी के लिए वैकेंसी मिलेंगी देखने को, महिला पुरुष सभी के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी जो है वो यहाँ पर 76 वैकेंसियाँ हैं, जिसके अंदर अगर कैटेगरी वाइज आपको मैं आगे बता दूंगा क्या वैकेंसी है। ये ग्रुप बी का गैजेटेड पोस्ट है दोस्तों, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है आपको। गैजेटेड पोस्ट है। गैजेटेड पोस्ट काम के साथ साथ पावर्स भी कुछ कुछ आपके हाथ में लाता है। गैजेटेड मीन्स आपकी स्टैंप या आपके साइन कहीं ना कहीं वो ऑफिसर के तौर पर वैलिड माने जाएंगे और उसी के ब्याह पर लोगों को वहाँ से आपकी, आप बेसिकली आप देखते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स पे अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सिग्नेचर देख रहे हैं, कहीं साइन देख रहे हैं, कहीं स्टैंप देख रहे हैं, तो वो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं इसीलिए। तो अगर बात करें तो ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट है ये। आप एक सेक्शन ऑफिसर होंगे यहाँ पर, और 47,600 से लेके 1,51,100 रुपीज़ तक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे CSIR द्वारा हर महीने। अगर बात करें तो ये किस बिहाफ पर है, तो ये पे लेवल 8 है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, आप देख सकते हो। और इसमें आपका यूनिवर्सिटी डिग्री मीन्स ये हो जाता है अगर आपके पास BBA, BCA, BTech, BA और B आर्किटेक्चर या B प्लानिंग या फिर BCom या फिर कोई भी ऐसा बैचलर डिग्री है आपके पास और आप 33 ईयर से बिलो हैं, तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। सिर्फ इतना ही चाहिए, मतलब सभी बैचलर पास्ड को यहाँ पर गैजेटेड पोस्ट मिलेगी डायरेक्ट CSIR में। और सैलरी आपको यहाँ पता ही लग रही होगी, और 33 एज से बिलो होना चाहिए वो कैंडिडेट। ASO के लिए बात करते हैं। सबसे पहले ASO में अगर आप देखते हो तो 368 वैकेंसी हैं। आप ब्रेकअप कैटेगरी वाइज अभी आगे आगे आपको बताई जाएंगी। ASO असिस्टेंट रहेंगे सेक्शन ऑफिसर के, तो इनकी नॉन गैजेटेड पोस्ट होगी, और इनकी लेवल 7 का सैलरी यानी कि 44,900 से लेके 1,42,000 तक जाएगा। अगर बात करें दोस्तों कि क्या जैसा ये बता रहे होते हैं मैक्सिमम में, तो इतनी ये सैलरी दी जाती है क्या, मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में इनिशियली जो ये रेंज दे रहे हैं उसी के हिसाब से देते हैं। जैसे ये 47 है तो इसका मतलब ये आपको हो सकता है 50,000 रुपीज़ पर मंथ दें, और एक समय पर ये आपको 1,50,000 तक भी दें। और यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए दोनों पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, और एज बिलो 33 होना चाहिए। एब्रीवेशन बताता चलता हूँ मैं यहाँ पर, जनरल और स्टोर्स एंड परचेज, और F&A मतलब हो जाता है फाइनेंस एंड अकाउंट। मतलब आप अगर देखेंगे तो इनको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर चाहिए, जनरल के लिए चाहिए, और इसके अलावा स्टोर्स एंड परचेज के लिए चाहिए, और फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए चाहिए। तो ये ASO जो पोस्ट कह रहे हैं ना, वो अलग अलग तरीक़ों से लेंगे, ठीक है, ये बात सबको ध्यान रखनी है। और आप थोड़ा यहाँ पर पढ़ो ये क्या लिखा है, थोड़ा प्रेफरेंस के बारे में। तो आप अगर जैसा यहाँ देखते हो, ये जो वैकेंसी यहाँ पर बताई गई हैं, ये हो सकता है कि ये बढ़ भी जाए या घट भी जाए, ठीक है। तो ऐसे में किसी को प्रॉब्लम टेंशन नहीं लेनी है। सब लोग मोटिवेटेड रहें, इन वैकेंसियों के लिए रेडी रहें, अपने इस रिक्रूटमेंट के लिए। हो जाए कभी, मान के चले कि ये वैकेंसियाँ बढ़ जाएँ या घट जाएँ, तो ऐसे में आपको इसमें पैनिक नहीं होना है, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से
वो हो सकता है कि इन वैकेंसियों को बढ़ाएं या फिर घटाएं। तो ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए भाई। आगे चलते हैं। प्रेफरेंस फॉर पोस्ट या कैडर, कैंडिडेट विल गिव देयर प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट सेक्शन ऑफिसर एंड एएसओ एंड कैडर जनरल। मतलब कैंडिडेट को बताना है कि वो एएसओ लेना चाह रहा है या एसओ लेना चाह रहा है पोस्ट वाइज। उसको ये भी बताना है कि वो जनरल में लेगा या फाइनेंस एंड अकाउंट में लेगा या किस में लेगा। फॉर्म के अंदर ये बताएगा कैंडिडेट, महिला पुरुष सभी लोग, जिससे कि एलोकेशन ऑफ कैडर ये आपको उसी के बिहाफ पर ये आपको जो है अमॉन्ग सिलेक्ट पैनल शैल बी डिसाइड बाय सीएसआई और मेरिट कम प्रेफरेंस। तो जिस फिर आपके मार्क्स जैसे आते हैं ना यहाँ पर रिक्रूटमेंट में, उसके बिहाफ पर और आपकी प्रेफरेंस के बिहाफ पर ये लोग आपको जॉब देंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी जैसा मैंने आपको ऊपर बताई थी, जनरल विभाग में 28 वैकेंसियाँ हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट विभाग में यहाँ पर 26 वैकेंसी हैं, और एस एंड पी मीन्स हो जाएगा स्टोर एंड परचेज में 22 वैकेंसियाँ हैं। आप लोग कैटेगरी वाइज समझ लेना, यूआर वालों के लिए 13 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं। यहाँ पर जनरल में, जनरल यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाला जनरल नहीं है, जनरल डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं ये, उसके अंदर। तो आप यहाँ पे वैकेंसी सब लोग समझ लेना, टोटली 76 वैकेंसियाँ हैं। आप सभी लोग SC ST या कोई भी रिजर्वेशन रखते हो तो आप लोग अपनी वैकेंसियों को देख सकते हैं। एएसओ के लिए भी आप सभी लोग यहाँ से वैकेंसियाँ सब चेक कर लेना। अब ये कैटेगरी की फुल फॉर्म आपकी लिखी हुई है। डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए भी वैकेंसियाँ हैं। अभी मैं आपको बता दूँ, डिसेबिलिटीज़ वालों की वैकेंसियाँ यहाँ होंगी, डेफिनेटली होंगी, तो उसकी प्रॉब्लम आपके लिए यहाँ नहीं होने वाली है। 29 पोस्ट 19 वैकेंसी यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ वालों को मिलेंगी फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ रेलेवेंट डिसेबिलिटी। मतलब कि 40% से उसका डिसेबिलिटी परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, उन लोगों को ही यहाँ से ये चीज़ें मिलेंगी। अब बात कर लेता हूँ 5 वैकेंसियाँ ब्लाइंड और लो विजन वालों के लिए, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग 5, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के लिए 5, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए 4। आप देख सकते हो इन दोनों के लिए 4 वैकेंसी टोटल है। अब मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि डिसेबिलिटी कौन कौन सी जो होगी आपको वो एक्सेप्ट करी जाएगी, तो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप सभी लोग देख लेना। हर एक तरह की डिसेबिलिटी वालों को जॉब मिले ये ज़रूरी नहीं है, जिनको मिलेगी इन्होंने बता दिया। जिसकी डिसेबिलिटी वाइज जिसको जॉब मिल रही है, याद रखें कि आप लोग ये कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट कर पाएँ, सपोज सिटिंग, बेंडिंग, मैनिपुलेशन विद फिंगर, रीडिंग एंड राइटिंग देख सकें आप, बात करना आता हो आपको, खड़ा होना बैठना आता हो, झुकना जैसे कि बैंड करता है कोई कैंडिडेट, कोई भी इंसान, तो वो आपको आता हो, मैनिपुलेशन विद फिंगर्स आती हो, रीडिंग एंड राइटिंग जैसी चीज़ आनी चाहिए, वॉकिंग एंड हियरिंग आनी चाहिए। ये अगर आप सभी को आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप डिसेबिलिटी के साथ भी फॉर्म भर के जॉब ले सकते हो। जो लोग भी यूआर से, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं, 500 रुपये फॉर्म का फीस है। सपोज अगर आप SC ST हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, एक्स सर्विस मैन है, या फिर आप एक CSIR विभाग में ही कहीं ना किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, और साथ में अगर, या फिर आप अगर महिला हैं, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, किसी भी रिजर्वेशन में हो या ना हो, आपको फीस पे नहीं करनी। रिलैक्सेशन एज में SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3, डिसेबिलिटी को 10, इस डिसेबिलिटी विद SC ST कैटेगरी 15 साल। तो सभी लोग अपना अपना यहाँ से देख लेंगे। तो सभी लोग ये सब चीज़ें समझ लेंगे। ऑलमोस्ट यही होता है गवर्नमेंट जॉब में, रिलैक्सेशन, डिसेबिलिटीज़ वालों को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, सारे पॉइंट इसी तरीके से दिए जाते हैं। एग्ज़ाम होगा जो यहाँ पर आपका, उसका सिलेबस बता दूँ और मार्क्स बता देता हूँ। सबसे पहला आपका जो सेक्शन स्कीम ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर बताई जा रही है। पेपर 1 जो होगा उसमें आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के अंदर 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ऑफ एक एक नंबर का हर क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, यानी 0.33 मार्क्स की हर रॉन्ग आंसर पर। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के बेस पर अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हर एक एक नंबर का देखने को मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के बेस पर। तो टोटल 150 क्वेश्चन पेपर 1 में आएंगे। 2 घंटे का रहेगा ये पेपर, और 120 मिनट, जो कि आपकी आवर को मिनट में जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर बात करें तो पेपर 2 जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, इसके लिए 200 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे, और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी होगी, 200 नंबर का पेपर, और 2 घंटे 30 मिनट का समय यहाँ पर आपको मिलेगा। पेपर 3 में इंग्लिश या हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, या तो आप इंग्लिश लोगे या हिंदी लोगे, जिसमें आपको ऐसे और प्रेसिस और लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना होगा, जो कि 150 मार्क्स का 2 आवर में हो जाएगा। इसके बाद 3 पेपर के बाद इंटरव्यू होगा, जो कि 100 नंबर का होगा फॉर द पोस्ट ऑफ
SO पोस्ट के लिए आपका जो है यहाँ पर इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, जो कि ASO वालों के लिए होगा। यानी कि ASO वालों को इंटरव्यू नहीं देना है, उनको डायरेक्ट एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है। इंटरव्यू सिर्फ SO पोस्ट वालों के लिए होगा। जो लोग ASO में यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देंगे, वो याद रखें कि वो लोगों को ये सब पास करना है, क्योंकि ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है। कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। आपको बता दूं, 1 से लेकर 3 जो पेपर आप देख रहे हो सभी को देना है, ASO और SO वालों को। याद रखें, इंटरव्यू और CPT में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, किसको क्या देना है। ऑल द पेपर आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। जो पेपर लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, सपोज इंग्लिश का है तो इंग्लिश का होगा, हिंदी का है तो हिंदी का होगा। मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स, मतलब कि ये आपका CSIR डिसाइड करेगा कि आपको कितने मार्क्स पर ये आपको पास मानेंगे, ये बाद में बताया जाएगा। सेक्शन ऑफिसर के लिए मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट को सिक्योर करने होंगे मिनिमम मार्क्स एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मार्क्स विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये आपको बता दूं, एसओ पोस्ट के लिए कह रहे हैं कि पेपर 1 2 3 में से पेपर 1 और 2, यानी आप देखते हो कि ये 200 और 150 मार्क्स, यानी कि 350 मार्क्स में से जो लोग भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं, जो भी CSIR आपको आगे बताते हैं, उतने मार्क्स जो लोग लाएंगे वही पेपर 3 देंगे। उसके बाद आप अब देखिए, कैंडिडेट जो भी सिक्योर कर लेते हैं मिनिमम मार्क्स पेपर 1 2 एंड 3 में आउट ऑफ 500 से, फिर वही लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, और इंटरव्यू 100 नंबर का रहेगा। और टोटल मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ SO के जो रहेंगे वो 600 नंबर का होगा। और फाइनल सिलेक्ट लिस्ट कि कौन लोग सिलेक्ट हुए और किसको वेटिंग लिस्ट में डाला है, वो प्रिपेयर करी जाएगी इन व्यू ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, कि कितने लोग जो है फाइनली अप्लाई कर पाए हैं इसको और कितने लोग पास कर पाए हैं। वैकेंसी के नंबर्स को देखते हुए लोग अपने लिस्ट बनाने वाले हैं। टोटल मार्क्स आपके जो आए हैं उसके बेस पर, और सब्जेक्ट टू सिक्योरिंग मिनिमम मार्क्स के बेस पर ये बनाएंगे। मतलब आप समझिए कि एसओ पोस्ट में ये है कि पेपर 1 पेपर 2 पास करने वाला ही पेपर 3 देगा, और फिर पेपर 3 हो जाने के बाद जो 1 2 और 3 तीनों में अलग अलग से एक मिनिमम मार्क्स ले आएगा। मतलब कि इनका यह है कि 350 मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर आपको एक मिनिमम कोई मार्क्स लाने हैं। सपोज वो मान लीजिए 200 हैं दोनों पेपर 1 2 मिला के, फिर वहाँ आप पास हो गए, फिर आपने पेपर 3 दिया, अब पेपर 1 2 3 तीनों हो गए हैं, अब आपके 500 में से नंबर देने हैं। तो वो देख रहे हैं कि आपने पेपर 1 और 2 मिलाकर 200 नंबर लाए, ठीक है, 350 में से, और फिर आप पेपर 3 में यानी 150 में से 100 लाए, तो टोटल आपके कितने हो गए 300। अगर जो कैंडिडेट अब ये कहते हैं कि हम 500 में से हम ये देख रहे हैं जो लोग भी 330 से ऊपर नंबर लाए हैं तीनों पेपर को मिला के, हम उसको इंटरव्यू के लिए भेजेंगे, तो इसमें आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो समझ रहे होंगे, आपको 2 पेपर मिलाकर एक मिनिमम मार्क्स लाने हैं, और तीनों पेपर मिलाकर भी 1 मार्क्स ये देंगे, उतने लाने होंगे। उसके बाद आप इंटरव्यू में जाओगे, और इंटरव्यू हो जाने के बाद आपको 600 में से एक्चुअल मार्क्स देंगे आपके कितने आए। जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे हर तरफ से वही लोग सिलेक्ट हो रहे होंगे, और जिन लोगों के कम आ रहे होंगे हो सकता है कि उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दे। अब मिनिमम इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है मार्क्स की, वो अभी यहाँ पर नहीं बताई गई है। सेम ASO पोस्ट के लिए सभी लोग यहाँ से देख लेना कि उनका किस तरीके से यहाँ पर क्वालिफिकेशन की कट ऑफ रहेगी। डिसीजन ये है कि मान लीजिए पेपर 1 और पेपर 2 सेम डे हो रहे हैं, या फिर ऑन डिफरेंट डेज में हो रहे हैं, एंड when to hold paper 3 or CPT or interview and any related issue may be taken in view of the mode of examination and logistics एक्सेट्रा। मतलब ये कह रहे हैं भाई कि ये कह रहे हैं कि आपके कौन से पेपर को, सारे पेपरों को एक एक दिन लेना है, या फिर एक ही दिन लेना है, या अलग अलग दिन लेना है, या 2 पेपर को एक दिन, इंटरव्यू को अगले दिन, किस दिन क्या लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा। ये CSIR जो कि आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही डिसाइड करेंगे, और वही डिसाइड करेंगे ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पे लेंगे या कैसे लेंगे। तो ये आपके बाद में डिसाइड करके बता दिया जाएगा। सिलेबस में आपको बता देता हूँ, जो पहला पेपर रहेगा आपका 100 क्वेश्चंस का, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस में भारत का इतिहास और भारत की नेशनल मूवमेंट्स आएंगी, भारत का संविधान, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस आएंगे, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर ये पूछेंगे, कॉम्प्रिहेंशन देंगे आपको, और एक आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके जो चीज़ें हैं
इंग्लिश लैंग्वेज में वो आएंगी प्रीपोजिशंस और फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंक्चुएशंस, आइडियोम्स एंड फ्रेसेस जैसी चीज़ें आएंगी। बात बता दूं आपको दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंस और ये जो बाकी चीज़ें लिखी है ना, इनके अंदर आपका मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंजेस मतलब कि जो मौसम में बदलाव आते रहते हैं तो उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ पर देंगे आपको 25 नंबर में। तो हर किसी को बता दिया है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ रहा है। कहीं कहीं नहीं भी बताया, आप देख लो यहाँ पर नहीं बताया इन्होंने, डायरेक्ट इन्होंने पेपर सेकंड में बताया है हर एक चीज़ को, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं। तो ये सभी लोगों को रेडी करना है ये सारा कुछ। और इसके बाद आप अगर देखते हो तो इवैल्यूएशन में बता दूं, एक आंसर की आपको देंगे ये, आपको पहले रिजल्ट से पहले एक आंसर की रिलीज़ कर देंगे, जिससे बोलेंगे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है जो हम आंसर की में बता रहे हैं तो आप ऑब्जेक्शन करो, हर क्वेश्चन पर 100 रुपये हमें दो और ये हम वापस नहीं देंगे। और ये तुम क्यों दो, क्योंकि तुम ऑब्जेक्शन कर रहे हो हमारी आंसर की पे, हालांकि तुम्हारी ऑब्जेक्शन अगर सही होती है तो हम इसमें मार्क्स बढ़ा देंगे आपके, और अगर गलत निकलती है तो ना ही मार्क्स बढ़ते हैं और ना ही पैसे वापस आते हैं। जिनके मार्क्स बढ़ते हैं उनके डेफिनेटली उनको पैसे वापस मिल जाते हैं। और डेफिनेटली ये कह रहे हैं कि आपकी ये सब देखने के बाद जब भी लोगों का रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है उसके बाद हम एक फाइनल आंसर की बनाते हैं और जिसके बेस पर हम जो है रिजल्ट बनाते हैं, वही इन्होंने बताया है, वही हर जगह होता है, आप इस चीज़ को देख सकते हो। हाँ, अभी अगर कोई पूछ रहा है कि कौन से मोड में एग्ज़ाम होगा तो मैं आगे देखता हूँ, इसमें अगर लिखा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला CSIR भी यहाँ पर यूज़ करेगा, जो फार्मूला डिसाइड करा हुआ है CSIR ने, जो कि CSIR वेबसाइट पर बता देगा या बता चुका है। मैथडोलॉजी मैं बता दूँ टाई केस वालों की, सपोज़ आपके और आपके कॉम्पिटिटर के सेम मार्क्स आ रहे हैं इस एग्ज़ाम में, इस रिक्रूटमेंट में, तो ऐसे में ये लोग ऐसा करेंगे, सेक्शन ऑफिसर के लिए कैंडिडेट के मार्क्स जिसके भी इन देयर पेपर्स मार्क्स उनके जिनके भी ज़्यादा हैं उसको ऊपर रखेंगे। सपोज मान लीजिए सबके मार्क्स सब बराबर आ रहे हैं तो ये देखेंगे कि किसकी नेगेटिव मार्क्स कम गए हैं, उसको ऊपर रखेंगे। तो ये पूरे पॉइंट बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम टाई केस को सॉल्व करने वाले हैं, आप यहाँ से समझ लेना। एग्जामिनेशन सिटी बता दूँ दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 कहाँ होंगे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल। अब आप ये देखिए, ये नहीं कह रहे कि पूरे अहमदाबाद में एक बार में एग्जाम करा रहे, ये अहमदाबाद में अलग अलग जगह पर सेंटर होंगे, आपका भी यहाँ पर सेंटर हो सकता है। अहमदाबाद मीन्स गुजरात हो जाएगा, तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये अलग अलग जगह है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जितने आपको सिटी बता रहे हैं ना, इन सिटी में हो सकता है 10-10 सेंटर हो अलग अलग जगहों पे, 5 ही सेंटर हो किसी सिटी में, किसी सिटी में 2 ही सेंटर हो, ऐसा भी देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा बिल्कुल मत मानना कि यहाँ पर ये कह रहे हैं एक सिटी तो एक ही सेंटर होगा या 2 ही होंगे। आपकी वो जितनी बड़ी सिटी है और जितने लोग वहाँ के फॉर्म भर रहे हैं या वो वाला सेंटर ले रहे हैं, उस बिहाफ पर ये आपके सेंटर्स को अरेंज करेंगे। मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, धनबाद, देहरादून, दिल्ली NCR, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू और इन जगहों पे एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। 19 तरह की सिटियों में एग्जाम देखने को मिलेगा। पेपर 3 जो रहेगा वो सिर्फ 11 सिटी में रहेगा, पूरे देश की 11 सिटियों में ही रहेगा। बेनिफिट अगर बात करें तो यहाँ पर जो भी लोगों को जॉब मिलेगी, महंगाई भत्ता और घर का किराया अलावेंस जिसको कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट अलावेंस मतलब कि कभी आपको कहीं भेज रहे हैं एज अ कि प्रोफेशनल काम से भेज रहे हैं तो वो सब मिलेगा एट सेंट्रल गवर्नमेंट रेट्स, जो भी आपके भारत सरकार के कर्मचारियों के रेट चल रहे हैं अभी, रेट्स मतलब जो भी उनका अभी चल रहा होगा उस तरीके से करेंगे। एज एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ काउंसिल एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है उसके बिहाफ पर भी ये चीज़ डिपेंड करती हैं। एम्प्लॉय जो है एलिजिबल रहेगा कि वो जो है एंटाइटल टाइप एज CSIR रेसिडेंटल अलॉटमेंट रूल्स, मतलब कि कैंडिडेट जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय हो जाएगा आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर अकोमोडेशन टू एंटाइटल टाइप एज पर CSIR रेसिडेंस अलॉटमेंट रूल्स डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी, इन विच केस HRA विल नॉट बी एडमिशनल। मतलब कि हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर HRA ना मिले, जिनको मिलेगा वो बता रहे हैं किस किस को मिल जाएगा। इन एडिशन टू द सैलरी के अलावा ये कह रहे हैं आपको बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव, ट्रैवल कंसेशन और हाउस बिल्डिंग एडवांस, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं कि हम ये सब देंगे। NPS मतलब कि नेशनल पेंशन न्यू पेंशन सिस्टम के तहत
वहाँ पर पेंशन के रिगार्डिंग भी ये कुछ कह रहे हैं, वो सब आप लोग रीड कर लेना। जनरल कंडीशंस ये रहेंगी कि आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, नहीं भारत के लोग ही फॉर्म भरेंगे। अगर वो भारत के सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं, सभी लोग फॉर्म भर देंगे। बाकी लोग फॉर्म नहीं भर सकते। और ये सब इन्होंने जनरल कंडीशंस बताई हुई है आपके लिए, आप सभी लोग इसको रीड कर लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग बोल रहे हैं यहाँ पर, आपका जब जैसे सारे एग्जाम हो जाते हैं, इंटरव्यू हो गया, कंप्यूटर टेस्ट हो गया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाना होगा। ये कहेंगे एक लिस्ट निकाल कर कि आप सभी लोग सिलेक्ट हुए हो, हमारे इस जगह, इस सेंटर पर या इस जगह पर आओ और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई कराओ अलॉन्ग विद योर फॉर्म के प्रिंट के साथ। और मान लीजिए अगर कोई नहीं डीवी करवा पा रहा है डॉक्यूमेंट वेरीफाई, तो उसका वहाँ से फॉर्म कैंसिल हो सकता है। हाँ, कॉल लेटर मीन्स होता है एडमिट कार्ड, जो आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर ही CSIR के, जो कि आपको एग्ज़ाम यानी फेबररी मंथ यानी जनवरी एंड तक मिल रहा होगा एडमिट कार्ड, ये आप मान सकते हो। कैंडिडेट को समय से पहुंचना होगा एग्ज़ाम सेंटर पर, अगर लेट होते हैं तो एंट्री भी नहीं देते और साथ में आपको कह देते हैं आप वापस जाओ। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक होता है वो आप देख सकते हो। एक ID प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक चीज़ इनमें से दे सकते हो जो भी यहाँ लिस्ट में दिए गए हैं। सेंटर्स पर से एक कॉमन सी चीज़ है, सेंटर पर आप कोई भी ई गैजेट, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर या फिर कोई चिट जैसी चीज़ें या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मना करी जाए वो ना ले जाएं, सारे रूल्स को फॉलो करें। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बोल रहे हैं, आप एक बार जो फॉर्म के अंदर सेंटर चूज़ करते हैं वो चेंज नहीं होता है, तो ध्यान से आपको चूज़ करना है। डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए कुछ पॉइंट है वो यहाँ से देख सकते हैं। सपोज आप डिसेबल कैंडिडेट हैं और आप ऐसे पर्सन को यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम करवाने के लिए जो कि आपका एग्ज़ाम करेगा इस बिहाफ पे कि आप फिजिकल लिमिटेशन के कारण एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे खुद का, तो इस वजह से आप लोग कैसे उसको अरेंज करोगे वो आप देख सकते हो। उसके लिए आपको एनेक्सर 6 में आगे एक फॉर्म दिया गया है, वो सभी लोग भरेंगे, जिससे कि आप लोग डिसेबल्ड वाले दूसरे किसी कैंडिडेट से एग्ज़ाम करवा सकते हो। याद रखिएगा, स्क्राइब जो होता है आपका एग्ज़ाम करने वाला, वो ऐसा कोई भी नहीं होता, वो भी जो है एक ऐसा कैंडिडेट होता है जो कि एक एजुकेशन रखता हो, एजुकेटेड हो। ठीक है, तो ये सब लोग आप देख लेना। अब थोड़ा आगे चलते हैं इसके अंदर। अदर कंडीशंस यहाँ पर कुछ दिए गए, आप लोगों को रीड करनी हो तो आप कर लेना। स्कोर्स के बारे में मैंने बताया है कि CSIR आपको बाद में बताएंगे कि वो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने बता रहे हैं किस किस पेपर की। ठीक है। और अब ये कह रहे हैं एग्जाम हॉल पर आपका जो है फोटोग्राफ आपसे मांगा जाएगा। वहाँ पर एग्जाम हॉल पर सभी लोग फोटोग्राफ लेकर जाएंगे और आपसे एक मशीन पर आपका अंगूठा लगवाएंगे, वो थंब इम्प्रेशन करवाएंगे, वो वेरीफाई करेंगे कि आप ही हैं या कोई और है। तो इस तरीके से वो रहेंगे जिससे कि वो ये वेरीफाई कर सके कि वही कैंडिडेट जिसने फॉर्म भरा वही एग्ज़ाम देने वहाँ पहुँचा है। तो ये सब चीज़ें वहाँ रहेंगी। याद रखिएगा, फिंगर्स पर आपका जो है स्टैंप, लिंक, मेहंदी और कलर, ये सारी चीज़ें जो कह रहे हैं इसको आप हटा के रखना, मतलब कि कुछ भी ना रहे हाथ पे, बिल्कुल नेचुरल जैसे रहता है वैसा रहे। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता देता हूँ, एक लिंक दिया है आपको, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन कर लो और उसके बाद अपना फॉर्म भरने की तरफ बढ़ो। याद रखिए, जो लोग अभी करंटली जॉब कर रहे हैं किसी भी विभाग में पूरे देश में, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, आप सभी लोग एक NOC सबमिट कर देना यहाँ पर फॉर्म के अंदर, जिससे कि ये रहे कि आप जहाँ काम कर रहे हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपको इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए। फीस मैंने पहले ही बता दी थी दोस्तों, और अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की मदद लगती है और इसके भी आप पर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाते हो। ये आप देख सकते हो, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर फीस पेमेंट होगी यहाँ, और फिर आपका फॉर्म भरा जाएगा जिसके अंदर फ़ोटो, साइन, डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट जैसी चीज़ें अपलोड होंगी। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो ये बताया जा रहा है, आप लोग देख लो। मोड ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगी, कैसे होगी यहाँ बताया गया आप सभी को। मिसकंडक्ट मीन्स, मान लीजिए कैंडिडेट को एडवाइस दी जा रही है अपने खुद के इंटरेस्ट पर फॉर्म भरे और जॉब को ले, सपोज वो मान लीजिए मिसकंडक्ट करता है या रिक्रूटमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, सिलेक्शन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन होंगे CSIR द्वारा या इस कमीशन द्वारा, तो वो लोग आप सभी यहाँ से देख लेना। अब इंडिकेटिव सिलेबस बता दूं, अभी मैंने आपको देखिए ऊपर क्या बताया, एग्जाम पैटर्न हो गया है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं ये हमारा हो चुका है। अब सिलेबस की डिटेल्ड की बारी है। सपोज हमसे अगर पेपर में
भारत का इतिहास और भारत की नेशनल मूवमेंट्स पूछ रहे हैं ना, तो उसमें हमसे क्या क्या पूछेंगे, हमसे ये पूछ लेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री और हड़प्पन सिविलाइजेशन, द मौर्यंस और द वैदिक और पोस्ट मौर्यन पीरियड जो कि आपका 200 बीसी से 300 एडी तक रहा था, और गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, सोसाइटी एंड इकोनॉमी एंड पॉलिटी, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स इन मेडिवल इंडिया। ये बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। नॉर्थ इंडिया बिटवीन 750 से 1200, द सुल्तानाज ऑफ दिल्ली, द मुगल किंग्स, द मराठाज, द सेंट्स ऑफ मेडिवल इंडिया, इंडियंस इन द 18th सेंचुरी, और राइज ऑफ द रीजनल पावर्स, economic impact of the British Indian Renaissance and Reform movement, early uprisings against the British, the revolt of 1857। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप भारत के संविधान और पॉलिटी और गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के भी बहुत क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप टॉपिक्स देख सकते हो। डेफिनेटली अगर लोगों का एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं, जॉब नहीं मिलती है, तो बेसिकली आप इन सिलेबस से बहुत कुछ ऐसा होता है जो ऐसा लाइफ में सीख लेते हो, जो कि आपको याद रहता है कि यार हाँ, हम लोग ये सब जानते हैं अपने देश के बारे में, इतिहास भी जानते हैं, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी जानते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें हमें आ चुकी हैं। भले ही हम एक रिक्रूटमेंट में शामिल होने गए, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस करंट इवेंट आएंगे, मतलब करंट इवेंट्स ना कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ से आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा है। इंग्लिश का सिलेबस, आप इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी वालों का भी सिलेबस यहाँ दिख जाएगा। सभी लोग अपने अपने सिलेबस को यहाँ से देख लेंगे। याद रखिएगा, पेपर 1 2 सभी के होंगे, पेपर 3 भी कह रहे हैं सभी का होगा। उसके बाद का जो रहेगा इंटरव्यू, सिर्फ एस ओ का होगा, और ए एस ओ का आपका प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर टेस्ट रहेगा। 2 क्वेश्चन ऐसे राइटिंग में रहेंगे, एक प्रेसिज राइटिंग रहेगा और एक लेटर रहेगा। देखो आपको बता दूं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर ये आपसे अगर कह रहे हैं ना क्वालिफाइंग नेचर, आप ये मान के चलो 100 में से 40 मार्क्स से ऊपर ले लो, इससे तो कम जाएगा ही नहीं। अगर जाते भी हैं वो 30 मार्क्स रखते हैं, तो आप मान लेना, मैं तो कहूँगा आपको 40 मार्क्स मान के चलो, यहाँ पर क्वालिफाइंग रखा जाएगा 100 वाले में। जितना भी ये कहते हैं ना 1/3 मार्क्स रहते हैं टोटल के, उसके आप थोड़ा ऊपर लेकर ही चलना, क्योंकि क्वालिफाइंग में रिक्रूटमेंट वालों में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि वो थोड़ा हाई रहता है। सीपीटी में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेंगे। एमएस वर्ड और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये परफॉर्मा किस चीज़ का है, एस सी एस टी वालों का फॉर्म है। जो लोग एस सी एस टी का फॉर्म जिनके पास भी है, या जिन्होंने भी अभी तक बनवाया नहीं है तो बनवाएंगे, तो ये वाला फॉर्म आप देख सकते हो, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। अनुसूचित जाति जनजातियों को वालों का है ये फॉर्म, ये ओबीसी वालों का है। सेम इसमें दिखा दूँ, ये आपका ओबीसी, ये भी सेम ओबीसी का है, लेकिन आपको डिक्लेरेशन देना है कि हाँ भाई मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ या कम्युनिटी का हूँ, तो आप इस तरीके से दे सकते हो। सेम ईडब्ल्यूएस वाले ये वाला फॉर्म दे देना। ये आपको ऐसा नहीं है कि फॉर्म में अभी लगाना है, ये पहले से बने हुए होने चाहिए आपके। आपको तो बस यहाँ पर इसके फॉर्म को जो कि आपका बना हुआ फॉर्म है उसको अपलोड करना है। अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तहसीलदार, डीएम, एसडीएम और बड़े बड़े ऑफिसर जो होते हैं वही लोग इस पर स्टैंप लगा के इसको वेरीफाई करते हैं। एक बार आप इसकी डिटेल चेक कर लेना ब्राउजिंग करके कि इसकी क्या है। ये स्क्राइब जो यूज़ करेंगे, स्क्राइब मतलब सेकंड पर्सन फॉर द एग्ज़ाम, डिसेबिलिटीज़ वाले, तो ये फॉर्म यूज़ कर लेना। और हाँ, लिमिटेशन है आपको अगर, तो पहले आप ये बताओगे कि भाई मैं अपना एग्ज़ाम नहीं कर सकता हूँ लिमिटेशन के कारण, और फिर आप स्क्राइब वाला यूज़ करोगे फॉर्म। अभी आपको करना होगा फॉर्म के साथ ही, भरते में ही ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। डिसेबिलिटी वालों का फॉर्म ये रहेगा, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वालों का फॉर्म भी यहीं पर दिया गया है। जो सर्व हुए हैं एक एक्स सर्विसमैन के तौर पर आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, तो वो लोग ये फॉर्म भरेंगे अगर उनको ये जॉब चाहिए।
तो सभी को पता लग गया होगा, मैंने यहाँ पर कास्ट फॉर्म बताए, सारे तरह के फॉर्म बताए, स्क्राइब वाले भी बता दिए, साथ में नोटिफिकेशन में डेट्स बता दी, फीस बता दी, क्वालिफिकेशन आपको बता ही दिए। कोई भी ग्रेजुएट किसी भी फील्ड का अप्लाई कर सकता है पूरे इंडिया में। अगर आपने इंडिया ही नहीं दूसरे देश में भी अगर जाकर आप ग्रेजुएट होकर आए ना, आप बिल्कुल फॉर्म भरिए इसमें, बस सिटीजन ऑफ इंडिया आपका होना ज़रूरी रहेगा। कोई सा भी ग्रेजुएशन हो सकता है, और एज का थोड़ा ध्यान रखिएगा 33 बिलो रहे, और 15 या 16 प्लस आप अपने आप को इतना मिनिमम मान सकते हैं। ये नहीं इतना आप ग्रेजुएट कैंडिडेट इतना भी बिलो नहीं होता कि वो 10-12 साल का हो, कम से कम 15-18 के करीब तो वो होगा ही। तो इन्होंने मिनिमम नहीं दिया है आपको, मैक्सिमम 33 बिलो बताया है, बाकी आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है। और सिलेबस, सैलरी और बेनिफिट सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस हुआ है। कोई ऐसा पॉइंट अभी भी लग रहा हो ना दोस्तों जो समझ नहीं आ रहा है, कमेंट में आप लोग बता सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए रहेगा। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, यहाँ पर आप यहाँ से ईमेल आईडी डालो, मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी पे क्लिक करो, आपको दोनों तरफ से ओटीपी आएंगे, ओटीपी डाल के वेरीफाई कर दो। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, जिसके अंदर आप सभी लोगों को देखें आप, ये लोग साइन अप का ऑप्शन है। साइन अप मीन्स यही होता है कि कैंडिडेट पहली बार वेबसाइट पर आकर अपने आप अपना जो है कैंडिडेचर यहाँ बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद ओटीपी वेरीफाई जैसी हो जाते हैं ना, फिर आप अपना नाम, जेंडर, ये सारी चीज़ें बता रहे हो, पोस्ट कौन से पे अप्लाई कर रहे हो वो बता रहे हो, फोटो साइन अपलोड कर रहे हो, फीस पे कर रहे हो, फॉर्म सबमिट कर रहे हो, और एंड में फॉर्म का प्रिंट ले रहे हो। यही सारी चीज़ें सब लोग कर रहे होते हैं, आपको भी यही चीज़ करनी होगी इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए। हाँ, तो ये आपका रहेगा। मैंने आपको सारी जानकारियाँ बता दी हैं, और मैं आपसे एक चीज़ यही कहूँगा, देश विदेश दुनिया तक इस जानकारी को पहुँचाइए इस वीडियो के माध्यम से, इस शेयर से क्लिक करके, शेयर बटन से। और स्पेशली इंडिया में आप एक एक जगह तक पहुंचाइए इस जानकारी को। हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, एक एक जगह तक आप इसको शेयर करिए। चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।